नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। अतीक अशरफ की हत्या और एनकाउंटर के बाद, असद के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहली चुनावी जनसभा में सहारनपुर के महाराज सिंह इंटर कॉलेज में गए और वहां उन्होंने निकाय चुनाव का शंखनाद किया। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान माफिया नहीं, महोत्सव है। उन्होंने कहा कि अब दंगे नहीं होते, कांवड़ यात्रा निकलती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश एक दौर में दंगों का दंश झेलता था। योगी ने बार बार वो बात याद दिलाई। मां शाकंभरी का ध्यान करके उन्होंने कहा कि अब ट्रिपल इंजन के लिए वो वोट मांग रहे हैं, यानी केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, अब स्थानीय निकाय में भी सरकार, छोटी सरकार के तीसरे इंजन के लिए वो योगी आदित्यनाथ ने वोट मांगे। गिन गिन कर उन्होंने विपक्ष पर हमला किया। समाजवादी पार्टी को माफिया, गुंडे, मवाली तत्वों को शरण देने वाली पार्टी बताया और एक एक करके उन्होंने हमला किया। इस बीच समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक तरीके से ट्विटर वार शुरू हो गया और दोनों पार्टियों ने अलग अलग तरीके के 2 गाने जारी कर दिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार का तरीका है, जो गाना है, उसमें ये कहा गया है कि अगर अखिलेश को लाओगे तो दंगे आएंगे, गुंडे पनपेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने वो राम को लाए हैं, उनको लाइए, इस वाली तर्ज का जो गाना है उसको भी अलग तरीके से कहा कि लोग परेशान हैं और जनता हैरान है। इस तरीके का ये गाना दोनों ने ट्वीट किया है और इसको लेकर आज दिन भर गर्मा गर्मी रही। सोशल मीडिया पर ये सॉन्ग खूब ट्रेंड करता रहा और दोनों दलों के बीच एक तरीके से सरगर्मी भी हो गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सत्तारूढ़ दल और मुख्य विपक्षी दल के बीच एक कांटे का प्रचार युद्ध छिड़ गया है और दोनों एक दूसरे की कमियों को गिना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं और वो कहते हैं, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। सपा ने पलटवार करते हुए भाजपा को घेरते हुए गाना अपने ट्विटर हैंडल पर लॉन्च किया कि जो जनता को सताए हैं हम उन्हें हटाएंगे। ये दोनों गाने बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के समापन में कहा कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। बस विपक्षी दलों ने यहीं से एक एक करके वो जो तथ्य हैं, जो चीज़ें हैं, वो गिनाने शुरू कर दिए कि क्या चंगा है। सड़क सरेआम गवाह की हत्या हो जाती है, क्या चंगा है। पुलिस अभिरक्षा में अपराधी ही सही लेकिन वो मार दिया जाता है, क्या चंगा है। बहुत सारे इस तरीके की बातें समाजवादी पार्टी भी कह रही है। लेकिन ये सारी कवायद चुनाव को लेकर है और जो निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में है, ये एक तरीके से जो 2024 के चुनाव की जो मशीनरी को ऑयलिंग करने वाला माना जा रहा है, यानी तेल पानी दुरुस्त करने वाला माना जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और उसके स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ धुआंधार जनसभाएं शुरू कर चुके हैं। सहारनपुर से उन्होंने आगाज किया, कल रायबरेली, वाराणसी, तमाम जगह उत्तर प्रदेश में वो जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग भी लगातार, अन्य विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी के लोग भी लगातार अपनी चुनावी कैंपेन को कर रहे हैं। लेकिन इस बीच देर शाम एक राजनीतिक घटनाक्रम लखनऊ में घटा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंच गए और उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की और नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं और हम सब बहुत कुछ कर जाएंगे 2024 में। तो वास्तव में ये जंग तो 2024 की है, 24 को लेकर ये जंग है और मंथन भी इसी के इर्द गिर्द। पुकारते हैं
अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। अब किस तरीके से वार पलटवार हुआ, किस तरीके से ये राजनीतिक युद्ध, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे धर्म युद्ध कह रहे हैं, लेकिन हम इसे राजनीतिक युद्ध कह रहे हैं, हम इसे चुनावी युद्ध कह रहे हैं। किस तरीके से जो निकाय चुनाव का युद्ध है, ये 2024 की तरफ किस तरीके से जा रहा है, वार पलटवार, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जारी हुआ यह गीत नगर निकाय चुनाव के तापमान को बढ़ाने वाला साबित हुआ, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक गाना जारी किया गया और देखते ही देखते दोनों तरफ से सियासी सारेगामापा का ग्रैंड फिनाले शुरू हो गया। संगीत के जरिए शुरू हुई बात आगे बढ़ गई और बयानबाजी में तब्दील हो गई। बीजेपी ने अपनी तरफ से जारी किए गए गाने के मार्फत सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा, जिसमें बताया गया है कि गुंडे अखिलेश यादव को पुकार रहे हैं। पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए। इस गाने के रिलीज होते ही सपा की तरफ से भी संगीतमय प्रतिक्रिया आई। समाजवादी पार्टी ने भी अपने गाने को ट्वीट कर बीजेपी को जवाब दिया। योगी सरकार की खामियों को बताते हुए समाजवादी पार्टी ने 3 मिनट का वीडियो सॉन्ग रिलीज किया। जो जनता को सताए हैं हम उनको हटाएंगे, जो जनता को सताए हैं हम उनको हटाएंगे। यूपी में फिर से हम अपना झंडा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम अपना झंडा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम तिरंगा लहराएंगे। बीजेपी के काउंटर में सपा ने जो वीडियो सॉन्ग जारी किया, उसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हटाने की बात कही गई है। को सताए हैं हम उनको हटाएंगे, जो जनता को सताए हैं हम उनको हटाएंगे। यूपी में फिर से हम अपना झंडा लहराएंगे। इधर यूपी के नगर निकाय चुनाव में सियासी सुरों को साधा जा रहा था। उधर सहारनपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। सियासी दलों के इस संगीत साधना को अभी शुरुआत माना जा रहा है। उम्मीद है कि जैसे जैसे निकाय चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आएगी, इनकी रियाज और पुख्ता होती चली जाएगी, सियासी आरोप प्रत्यारोप और तीखे होते चले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो ये सियासी वार पलटवार और तीखे होंगे, हथियार भी और धारदार होंगे, लेकिन जो युद्ध का मैदान, असली युद्ध का मैदान तो 2024 का लोकसभा चुनाव है। नीतीश कुमार आज लखनऊ पहुंचे, राजनीतिक पारा काफी गर्म था। हानि में है, संकट में है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। अब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टियों की राय एक हो जाए देश को आगे बढ़ाने के लिए, और जो कुछ भी यहां शासन कर रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वैसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है
और उसी सिलसिले में आज हम लोग भी बैठ करके बातचीत किए हैं और जैसा इन्होंने कहा हम लोगों ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे ताकि यह देश आगे बढ़े और ये बीजेपी से मुक्ति मिले पूरे देश को। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से मुक्ति मिले और अखिलेश यादव ने, ये माना जा रहा था कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव अलग खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन ये राजनीति की, विपक्षी राजनीति की सबसे बड़ी खबर है कि आज जब नीतीश कुमार पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यालय तो ये दृश्य देखिए किस तरीके से वो प्रसन्न मुद्रा में थे और अखिलेश यादव ने पूरी गर्मजोशी के साथ में बिहार के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव का स्वागत किया। और इन दोनों नेताओं ने भी अखिलेश यादव का स्वागत किया। तेजस्वी प्रसाद यादव लालू प्रसाद के बेटे हैं और अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं, बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। तो कुल मिलाकर स्थितियां परिस्थितियां राजनीति करवट ले रही है। जिस तीसरे मोर्चे की बात हो रही थी, मुझे लगता है वो एक ही मोर्चे पर सब आएंगे सारे विपक्ष, जो स्थितियां दिख रही हैं। और अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार जो समर्थन मांगने गए थे समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी के साथ जो दल हैं, नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, ये राज जो है, जो लोगों पर जुल्म ढा रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, इसको हटाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए वो उनके साथ हैं। अखिलेश यादव ने ये भरोसा दिला दिया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, सब चंगा है उत्तर प्रदेश में, कहीं कुछ कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा। एक 20 जनवरी 2022 की, जब चुनाव से पहले उन्होंने, माफ़ कीजिएगा 24 अप्रैल 2023 आज है, और 20 जनवरी 2022 की एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा था कि हम गर्मी शांत कर देंगे। और आज 24 अप्रैल 2023 को सहारनपुर की पहली अपने उत्तर प्रदेश की निकाय चुनाव की जनसभा में योगी ने कहा कि गर्मी शांत हो गई। देखिए जरा। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए दो बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाए। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए दो बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कई दिन से थी, आज भयंकर बारिश, आंधी, तूफान भी आया है। योगी जी कह रहे हैं कि गर्मी, मौसम बदल गया है, गर्मी शांत हो गई है। वो इशारा कर रहे हैं कि जो गुंडा टैक्स वसूलते थे, जो लोगों को तरस करते थे, अब उनके लिए कोई दो आंसू बहाने वाला भी नहीं। आप समझ गए होंगे किसके लिए उनका इशारा था। सहारनपुर में थे और पिछली दफ़ा जब 20 जनवरी 2022 को इलेक्शन था विधानसभा का, उस वक्त इलेक्शन की सभा में उन्होंने कहा था कि कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ लोगों में ज़्यादा गर्मी चढ़ गई है, गर्मी उतार देंगे। और आज वो कह रहे हैं कि गर्मी उतर गई है, दो आंसू बहाने वाले लोग नहीं हैं, और खूब तालियां बजी। और उन्होंने खम ठोक कर कहा कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा है। मंथन में आज यही सवाल कि क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा है? और है तो अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करेंगे इस सरकार को। हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पेशे से वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर साहब, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। विजय दुबे साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुबे जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और थोड़ी देर में हमारे साथ एनवी भावेश साहब वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मनोज भाई, एक तो आपकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने गाने वाला युद्ध शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं राम को लाएंगे वाले गाने पे आप लोगों ने क्या क्या बना के ट्वीट कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि भाई दंगा गुंडा अगर लाना हो तो अखिलेश की पार्टी को जिता दो। ये ठीक है, चुनावी अपना कैंपेन है आप दोनों का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने आज बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही और उन्होंने कहा कि गर्मी शांत हो गई। मौसम का भी हवाला दिया, हालांकि आज मौसम शहर वालों के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन गांव वाले खून के आंसू रो रहे हैं। उनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, उनकी स्थितियां बर्बाद हुई हैं, उनके हो सकता कि उनकी जो फसलें खलिहानों में लगी रही हुई वो बर्बाद हुई हों। तो मैं भी सोच रहा था कि शहरों के लिए तो बड़ा अच्छा मौसम है, लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन गाँव में मुझे लगता है ये खुशी नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने बार बार कहा कि भाई ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ कभी माफिया के रूप में पहचान थी, अब महोत्सव के रूप में यहाँ की पहचान होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अंततोगत्वा कह दिया कि सब कुछ चंगा है। मनोज यादव, देखिए दुर्गेन्द्र जी, अगर योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं प्रदेश में चंगा है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष को या उत्तर प्रदेश में बैठे ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस प्रशासन को कुछ करने की आवश्यकता है। और यही परिपाटी तो चली आ रही। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं सब अच्छा है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है, लेकिन ताबड़तोड़ हत्याएं होती हैं। एक हत्या हो तो उसका नाम ना लिया जाए, कहा जाए कि ठीक है हो गया होगा। उमेश पाल की हत्या होती है, अतीक और उनके भाई की हत्या होती है, शाहजहांपुर की हत्या होती है, बलिया में हत्या होती है, कानपुर देहात कानपुर में हत्या होती है, जिंदा जला दिया जाता है। इस तरह की अगर घटनाओं को मैं गिनना शुरू करूं तो एक फहरिस्त खत्म ही नहीं होगी। प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। लेकिन चूंकि ये सौभाग्य है योगी आदित्यनाथ का कि उनके ऊपर एक ऐसी सरकार बैठी है जो उनकी सरकार को प्रोटेक्ट कराती है और मीडिया ट्रायल से बचाती है। अगर मीडिया ट्रायल हो जाए, उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन जो अपराध हो रहे हैं, मुख्यमंत्री की फोटो लग जाए, मुख्यमंत्री से सवाल जवाब हो जाए, तो जिस तरह से खिसियाते हुए शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब रियलिटी जो कोई नेता बोलता है तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है, लेकिन जिस तरह से खिसियाते हुए मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को चंगा होने का सर्टिफिकेट दे रहे थे, तो वो खिसियाहट ना होती, क्योंकि उन्हें रियलिटी पता है, उनको अंदर से पता है कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं। उनको ये भी पता है कि मीडिया ट्रायल नहीं होगा। मेरे उत्तर प्रदेश में चाहे ताबड़तोड़ रोज गोलियां चले, चाहे किसी वकील की हत्या हो, किसी सांसद की हो, विधायक की हो, किसी नौजवान की हो, किसी महिला को जला दिया जाए, किसी दलित महिला के साथ रेप करके उसको जिंदा मिट्टी का तेल डाल के उसको जला दिया जाए, इस तरह की कितनी भी घटनाएं हो जाएं, उससे योगी आदित्यनाथ को फर्क नहीं पड़ता। और इस बात में अगर कोई झूठ है तो दुर्गेन्द्र जी मैं आपको अनुमति देता हूं कि आप मुझसे इससे भी तीखा सवाल पूछ सकते हैं। फिर भी अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब अच्छा है, तो मैं क्या समझूं कि अमिताभ यस जो एसटीएफ के चीफ हैं, उनकी गोलियां चलाने की आवाज से और उनके गोलियों के उस धुएं से बारूद के क्या उत्तर प्रदेश के नगर निगमों के मच्छर मर गए क्या? डेंगू जैसी समस्या खत्म हो गई क्या? लॉ एंड ऑर्डर के और एडीजे हैं प्रशांत कुमार जी, क्या उन्होंने नालियां बचबचाती हुई नालियों को साफ करवा दिया क्या? या योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट और पूरे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया, प्रदूषण मुक्त कर दिया, क्या कर दिया? चुनाव निकाय का है, नगर निकाय का, नगर के शहरों की समस्याओं का है, और योगी आदित्यनाथ बात लॉ एंड ऑर्डर की कर रहे हैं। तो ये दिशा भ्रमित किया जा रहा है। जो गाना प्रस्तुत किया गया वो हमारे नेता की छवि को गंदा करने के लिए किया गया, और वो इसलिए गंदा कर रहे हैं क्योंकि वो खुद गंदे हैं। उनके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं। आदरणीय अखिलेश जी पे कोई मुकदमा नहीं, ना आपराधिक ना षड्यंत्र, किसी तरीके का कोई मुकदमा नहीं है। इसलिए वो योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को साफ सुथरा बताने के लिए दूसरी पार्टी के नेता को गंदा बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इस पे मुद्दों की बात करेगी, जैसा आपने हमारे गाने में भी पाया कि हम उत्तर प्रदेश की समस्याओं को लेकर सरकार से सवाल करेंगे। मैं भी इस डिबेट में सवाल पूछूंगा
मैं तहस में नहीं आने वाला, मैं योगी जी को गाली नहीं देने वाला, योगी जी के बारे में कुछ अनाप शनाप नहीं बोलने वाला। क्यों? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी इन मुद्दों पे लड़े और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, शहरों की समस्याएं जो है, नगर पंचायतों की समस्याएं, उन समस्याओं से ध्यान भटकाया जाए। ये बीजेपी की सबसे बड़ी यूएसपी है कि बीजेपी इन सारे मामलों में और मुद्दों पे, अपने मुद्दों पे ले जाके चुनाव लड़ने में एक्सपर्टीज ठीक बात है उसको। लेकिन पार्टी ने सीखा है 6 सालों में कि किस तरीके से हमको चुनाव लड़ना है और किन मुद्दों पे हमको चुनाव लड़ना है दुर्गेश जी। इसलिए समाजवादी पार्टी बहुत हौले हौले इन सारी बातों का जवाब देगी। ठीक बात है। मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर कौशल कांत जी, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मैं आपकी पिच पर नहीं खेलने वाला, आप उकसा रहे हैं, और बहुत सारे शूट आउट हुए, सड़क सरेआम गवाह मार दिया गया एक मुकदमे का। ये तो सीधे सीधे स्टेट पर हमला होता है अगर कोई गवाह मर जाए। और अतीक और अशरफ गुंडे थे, माफिया थे, आतंकवादी थे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, कह सकते हैं आप। लेकिन अल्टीमेटली वो न्यायालय की अमानत थे, उनकी भी हत्या हो गई। बहुत सारी घटनाएं हुई इस तरीके की। और योगी जी ठीक बात कह रहे हैं कि भाई माफिया की जो मौत है उस पर कोई दो आंसू बहाने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई गर्मी शांत हो गई। आज उन्होंने अपने अंदाज में कहा, हमने दोनों तस्वीरें दिखाई, लेकिन जो अंत में उन्होंने कहा कि भाई यूपी चंगा है, तो समाजवादी पार्टी की एक लंबी फेहरिस्त है। वो कह रहे हैं कि क्या आपके ये कह देने से क्या नालियां साफ हो गई, क्या मच्छर साफ हो गए? बहुत सारे मुद्दे वो उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब। हाँ, मैंने मनोज जी को सुना और बहुत ही ध्यान से सुना। पर पहले तो जो संगीत की बात चल रही थी, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वही समाजवादी पार्टी है जो नकल करके इम्तिहान में बैठने वाली पद्धति लाई थी, और उसी नकल करने की पद्धति की परिपाटी पे चलते हुए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने को चुराया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, उसको चुरा करके इन्होंने उसका अर्थ का अनर्थ करने की कोशिश की। जिससे यही पता चलता है कि ये नकल करने वाले लोग हैं, नकल से ऊपर अकल लगा नहीं सकते। तो प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार है, उसे पता है कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। दूसरे नीतीश जी चल के आए थे महाठगबंधन मनाने के लिए। नहीं, उस पर मैं आऊंगा। अभी दूसरा चरण है, आप इस पर कंप्लीट करिए। लॉ एंड ऑर्डर पर वो सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए। मैं दूसरे चरण पे आऊंगा। कौशल जी। सर, उन्होंने 3 मिनट बोला तो मैं 1.5 मिनट तो बोलूंगा ही। चलिए बोल लीजिए, आप 3 मिनट बोल लीजिए। और मैं लॉ एंड ऑर्डर का सारा जवाब दूंगा। लॉ एंड ऑर्डर का जवाब सुनते सुनते मुझे लगता है आप सपा से दुगुना टाइम आपको, बोलिए। नहीं, मनोज यादव जी भी कितने बताएं। लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर समाजवादी पार्टी करती है तो इनके 2 मित्र थे। एक बसपा के साथ जब इन्होंने सरकार बनाई थी तो उन्होंने एक नारा दिया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। यह सरकार बनाने के पहले का नारा था। तो गुंडे किसके लिए कहा गया था, ये आपको, मुझे, प्रदेश को और मनोज जी को बखूबी याद है। दूसरा नारा था जो इनके आरएलडी के अभी 2 लड़के जिनसे गलती अभी होने वाली है, उन लड़कों के जो मुखिया थे, उनका नारा था, जिस गाड़ी में लगाओ सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। तो ये तो इनकी छवि, और इसमें बीजेपी का कहीं कोई रोल नहीं। करेक्ट, ये दोनों नारे इनके अपने सहयोगियों ने दिए थे। जो इन्होंने छवि बोई थी वही छवि अब ये काट रहे हैं। अब बात आती है लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर की बात कहां से शुरू करूं? अगर हम उस समय की बात करें कि जब प्रयागराज की सड़कों, अपनी सरकार के भी जवाब दे दीजिएगा कुछ, मतलब उनके तो हम लोग सुने, कान पक गए सुन के। अपनी भी सरकार है, कुछ दे दीजिएगा। 100% तो हम गिना देंगे फिर। 100% जवाब देंगे हम। आप अपने से ही शुरू करते हैं। पहला आपने कहा कि राजू पाल के गवाह थे उमेश पाल, उनकी सड़क पे हत्या की गई। सारे अपराधी जेल की सलाखों के पीछे है, उसके साजिशकर्ता जेल की सलाखों के पीछे है। 2 लोगों का इनकाउंटर हो गया है, 2 नहीं अब तो 4 लोगों का इनकाउंटर हो गया है जो साजिश में शामिल थे। और बाकी लोगों के बारे में आपको पता है। अब जिन लोगों ने उन, तो उसमें कोई आपका योगदान तो है नहीं, वो तो अपराधियों का योगदान है। आपका तो बाकी लोगों के बारे में कोई योगदान है नहीं, तो उसका क्रेडिट मत लीजिए आप। नहीं, मैं बता रहा हूं, उमेश पाल के जो हत्यारे थे सब कानून की सलाखों के पीछे हैं।
या फिर उनको उनकी सजा भगवान ने दे दी है। उसके बाद जिन्होंने सजा दी, जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में अतीक पे और उसके बड़े भाई पे गोली मारी, वो तीनों लड़कों से गलती नहीं हुई। हमने उस गलती करने वालों को कोई इनाम नहीं दिया, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा। उनके लिए जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। जो पुलिस वाले थे वो सस्पेंड किए जा चुके हैं और एक एसआईटी बना करके जांच हो रही है। तो ये जो हमारे बारे में बता रहे थे, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, हम उसे अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपराध यूके एंड अमेरिका में भी होते हैं। डेटा है, मेरा नहीं है, मैं सच्चाई बता रहा हूं। यानी कि जब पब्लिक होती है, आतंकी घटनाएं, अपराध होते हैं। डॉक्टर साहब, अमेरिका के नाम पे वोट थोड़ी मांगते हो, तो यूपी को माफिया मुक्त करने के नाम पे वोट मांगते हैं। भाई ये थोड़ी कहते कि भैया अमेरिका के बराबर हम आपको सुविधा नहीं दे पाएंगे, ऐसा तो नहीं करते हम लोग। सुनिए तो छिटफुट आपराधिक घटनाओं को माफिया राज नहीं कहा जा सकता। माफिया राज तब कहा जाता था, अब आता हूं, जब राजू पाल को दौड़ा दौड़ा करके गोली मारी जाती है और उसकी मौत को कंफर्म करने के लिए अस्पताल में घुस करके 15 राउंड गोली चलाई जाती है। उसके बाद उसके अपराधियों को एमएलए का टिकट दिया जाता है। माफिया राज वहां से शुरू होता है। माफिया राज आपके जो साझीदार हैं अपना दल, उन्होंने भी अध्यक्ष बना के रखा। मैं कतई इस बात से सहमत नहीं हूं। अपना दल का भी वो अध्यक्ष था और आपकी सरकार में शामिल है अपना दल। क्या लेना देना? अपना दल शामिल है, यानी वाया धनंजय सिंह को आप पीछे से ले आइए, अतीक को आप पीछे से ले आइए, ऐसा कहीं होता है क्या? बोलिए। ये तो आपका मानना है ना सर, ये तो आपका मानना है। नहीं, हम नहीं मान रहे डॉक्टर साहब, हम नहीं मान रहे हैं। आप अपना दल आपका सहयोगी है और आप साफ सुथरी पार्टी हैं, आप साफ सुथरी पार्टी हैं। आप समाजवादी पार्टी बहुत गंदी पार्टी है। मैं इस मंच से बहुत घोषणा कर रहा हूं, मुझे कहने का हक नहीं है। मनोज यादव प्रतिकार करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि माफिया पालती है वो, जैसा आपके वीडियो में दिखाया गया है। लेकिन आप बाईपास सर्जरी से संरक्षण दे रहे हैं, इसका मतलब प्रदेश की जनता से पूछ लीजिए। जनता तो वोट दे रही है आपको ना, जनता वोट दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ना, और जनता ने समाजवादी पार्टी को भी 55 से 110 पे लेकर आई है। ऐसा भी नहीं वो भी कोई मुफ्त में वोट लेकर नहीं आए। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। बड़ी वास्तव में बड़ी उलझी हुई राजनीति है उत्तर प्रदेश की। एक ब्रेक पर जा रहा हूं और फिर बात में जो राजनीतिक विश्लेषक है विजय दुबे, उनसे करूंगा। खबरों का सारथी। अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मनोज यादव से एक 10 सेकंड का रिएक्शन, क्योंकि डॉक्टर कौशल कांत जी, मनोज जी ठीक तो कह रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? एक दो घटनाएं माफिया राज नहीं होती। वो बता रहे हैं कि भाई माफियाओं को सांसद विधायक आप लोग बनाते रहे हैं और तोहमत भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं। जो कानून का राज है, माफिया को मिट्टी में मिला दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने। मनोज यादव, ज्यादा समय नहीं दूंगा, 10 सेकंड में रिएक्शन। नहीं तो मैं तो विस्तृत रूप से था, अगर आधा सेकंड दे रहे एक ही बात कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बनारस। उस बनारस संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री जी 2 बार से सांसद के रूप में चुन के गए हैं और सांसद बनने के बाद एक घटना घटी ऐसी उस क्षेत्र में कि एक माफिया जिसका नाम ब्रजेश सिंह है, उसकी पत्नी निर्दल एमएलसी का चुनाव जीत जाती है और समाजवादी पार्टी को नहीं हराता है, कांग्रेस बसपा को नहीं हराता है, बीजेपी को हराता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि तो लोकतंत्र है भैया, उसकी पत्नी माफिया थोड़ी है, लोकतंत्र है, किसी को हरा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? मनोज यादव, तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि ये सरकार माफियाओं से भारतीय जनता पार्टी की कमजोर तैयारी रही होगी, हार गई होगी वो। नहीं, आखिर किस तरीके से? नहीं दुर्गेन जी, इस तरह के एक मामले नहीं है। जौनपुर का जब जिला पंचायत का चुनाव होता है तो वहां पे माफिया जीतता है, बीजेपी हारती है। कल्पना करिए कि कौन कितना माफिया पैदा कर रहा है, कौन कितने माफियाओं को शरण दे रहा है। ये बात स्पष्ट है, दीगर है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से समाजवादी पार्टी का कई दशकों से कोई लेना देना नहीं है और 2017 में जो झगड़ा हुआ समाजवादी पार्टी में, वो इसी बात को लेकर था कि हम इन माफियाओं को नहीं लेंगे।
पार्टी के कुछ नेता चाहते थे कि इनकी एंट्री कराई जाए समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी ने तभी नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। तो आप जो मर्जी वो कहें, मेरे पास एक फहरिस्त लिस्ट है, मैं अगले चरण में जरूर पढ़ना चाहूंगा अगर मुझे आप टाइम देंगे। नहीं, निश्चित रूप से हम सभी को समान समय देते हैं। डॉक्टर साहब से 20 सेकंड का रिएक्शन इसमें, चूंकि 10 सेकंड आपको दिया, डॉक्टर साहब को 20 सेकंड। डॉक्टर साहब बिल्कुल दीजिए। डॉक्टर साहब बोलिए 20 सेकंड। देखिए मेरे मित्र मनोज जी ने बोला, हाँ मैं बोल रहा हूं। देखिए प्रदेश की जनता ही डिसाइड करने वाली है, और जहां तक रही इन्होंने 2 माफियाओं की जीत के बारे में बताया, तो लोकतंत्र में अगर जनता जिसको वोट देती है और जनता ही जिताती है, और जनता ने ही भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, जनता ने उन माफियाओं को जिताया, और जनता ने ही इनको कुछ सीटें दी थी जिनकी बात आपने की थी। तो लोकतंत्र के, और ये लोग कहते हैं लोकतंत्र हो गया, तो आपका लोकतंत्र हो गया, हमारी पार्टी से मनोज जी, तो आपका गजब की लोकतंत्र की परिभाषा। अरे मनोज भाई जरा उनको बोलने दीजिए भाई, थोड़ा सा माहौल बना दीजिए। आप माहौल नहीं बनने देते हैं, बोलने दीजिए। मनोज जी मुझे ये जवाब बताओ, जनता मनोज जी मुझे बताओ ना, पार्टी किसको टिकट दिया? मनोज जी मैं आपको पूरा समय दूंगा, मनोज जी मैं आपको समय दूंगा, आप लिस्ट पढ़कर सुनाइए। डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए भाई, बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए डॉक्टर साहब बोलिए। मनोज जी ने ऑब्जेक्शन किया, मैं इनको सिर्फ ये जवाब देना चाहता हूं कि क्या जिन 2 अपराधियों का नाम लिया उनको भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीता गया? नहीं, लेकिन इनको अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पे जीता था, अफजल, मुख्तार सब इनकी पार्टी से जीते हैं। अरे किसी को भूल जाइए, आजम खां जो अलमारी चुरा के ले जाते हैं यूनिवर्सिटी की, ठीक उनको सरकार किसने टिकट दिया? अरे समाजवादी पार्टी। डॉक्टर साहब रहने दीजिए, मतलब आजम खां को अतीक मत बनाइए कृपया। मैं विजय दुबे के पास जाऊंगा। अब गजब मामला है। आजम खां विशुद्ध नेता है, विशुद्ध नेता है। अब अलमारी चुराएं चाहे मुर्गी चुराएं, कुछ भी करें, वो आप सरकार जब उनकी सरकार आएगी तो बहुत सारे लोग मुर्गी चुराने लगेंगे, वो तो छोड़ दीजिए, ये वो मसला अलग है। आजम खां अतीक नहीं है, मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। विजय दुबे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हमने समूल नाश कर दिया है, और जिन लोगों की गर्मी थी वो गर्मी निकल गई है, अब 2 आंसू बहाने वाले भी लोग नहीं हैं, और उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, और मनोज यादव और इनकी पार्टी काम का हवा बनाती रहती है। देखिए दुर्गेश जी, एक तो पहली बात यह है कि अब 24 वाली जो तैयारी है वो बड़ी जोरों पे है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो निकाय चुनाव है, ये लग रहा है कि कहीं उत्तर प्रदेश का जो है लोकसभा का सेमीफाइनल ना हो जाए है? नहीं, हमने इनको विजय भाई मैं एक सेकंड अपनी बात कर रहा हूं। हमने इसको ये जो पीरियड दिया, सर्विसिंग पीरियड हमने दिया राजनीतिक दलों को, इसको हमने सर्विसिंग पीरियड कहा है कि तेल पानी सब ठीक कर रहे हैं अपनी मशीनरी में। सेमीफाइनल तो क्या है, बोलिए। ये असल में हाँ, मशीनरी को दुरुस्त करना चाहिए और अपने मुद्दों को धार भी देना चाहिए, और मुद्दों की धार देने की तैयारी इस गाने में लोगों की नजर आ रही है कि किस प्रकार से अब जो है लोगों तक अपनी बात को कहा जाए। तो भाई लॉ एंड ऑर्डर का क्लेम जो है, मुख्यमंत्री चूंकि सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, सरकार योगी जी की है, तो ये तो क्लेम उनका करने का राइट बनता है। मतलब पूरा एक दूसरे टर्म के पहले साल को पूरा कर चुके हैं, 6 साल के बाद वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो है, और विधानसभा में उन्होंने खुले तौर पे कहा था मिट्टी मिला देंगे। अतीक भी जाते जाते कह गए थे भाई अब तो मिट्टी में मिला दिया आपने। लेकिन ये जो भाषा है, दरअसल जो राजनीति में इस्तेमाल होता है ना, वो प्रैक्टिकली कितना एप्लीकेबल होता है, ये चीजें अलग होती हैं। कहने वाली बात एक अलग है और जो हो रहा है उनमें फर्क हो सकता है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का जो क्लेम है, देखिए अपराध और राजनीति का गठजोड़ कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। और कोई भी पार्टी अगर ये पूरी तरह से क्लेम करती है कि साहब नहीं, हमने तो समाज के एक खास लोगों को बिल्कुल हाशिए से अलग कर दिया है और वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे आकर के, तो वो सीधा नहीं जोड़ते हैं, तो बाईपास करके एक दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं और उस रास्ते से एंट्री उनको मिल जाती है। चाहे वो पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर लें, तो अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो निश्चित तौर पे उनके लिए एक छोटी पार्टी खड़ी हो गई कि साहब वो हमारे तो पुराने जानने वाले हैं, हमारे मित्र हैं। वही पार्टी पहले बीजेपी के साथ जुड़ी हुई सत्ता में थी। तो ये जो है ना, ये घालमेल जो है वो करने की भरपूर कोशिश की जाती है
और ये घारमेल चलता रहता है। जैसे आज जो बात कही जा रही है साहब कि अपना दल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और अपना दल में अगर अतीक रहे भी हैं तो जो है अब तो फिलहाल अपना दल हमारा सहयोगी है, तो अपना दल कोई अलग तो बीजेपी कह नहीं सकती है आज की डेट में। भाई केंद्र सरकार में एक मंत्री पद उन्होंने दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी मंत्री पद है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये कह दिया जाए साहब की जो है पूरी तरह से हम जो है, ये असल में जो क्लेम और काउंटर क्लेम जो है इनका असलियत जो है आपको निकाय चुनाव देखिए होता क्या है कि निकाय चुनाव जिसकी स्टेट की मशीनरी पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है और जो सरकार सत्ता में होती है उसका एक हद तक अपना सिक्का चलता भी है और वो चलाने की कोशिश भी करती है। अब पब्लिक में जो शहरी ये मशीनरी है इसको हम किस तरीके से इलेक्ट करते हैं और किस नजरिए से देखते हैं, तो वो एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से लोगों की 100% कहा जाए कि साहब राय बन जाएगी कि साहब निकाय चुनाव से ही जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों का पूरी तरह से रिजल्ट सामने होगा, तो ये भी एक थोड़ा सा दिक्कत की बात है, क्योंकि शहर के चुनाव जो है वो शहरी इलाकों में होते हैं और इसमें ग्रामीण मतदाता आमतौर पे अपनी राय नहीं रख पाते हैं क्योंकि उनके यहाँ के चुनाव नहीं होते हैं। तो ये एक राय तो बन सकती है एक लेवल तक, लेकिन जो काउंटर क्लेम और क्लेम है उसमें मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि भाई ये कहना साहब कि अपराध मुक्त हो जाना, राजनीति से इनको हमने साहब अपनी पार्टी से अलग कर दिया और हम टिकट नहीं देते, नो एंट्री का हमारे यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, तो ये स्थिति बहुत आसान नहीं है। और बाई एंड लार्ज कहीं ना कहीं आपकी पार्टी चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप इन तत्वों के साथ भी बाई बैकडोर एंट्री के साथ आप जुड़े रहते हैं। तो ये एक राजनीति का घालमेल जो है वो आमतौर पे आपको देखने को मिलता है और इसमें केवल कह देने भर से जो अगर कोई पल्ला झाड़ने के साथ नहीं, हम तो भाई समाज का एक हिस्सा है और उनका एक अपना प्रभुत्व है इन जगहों पे, तो उसको पूरी तरह से खत्म करना। भाई आज अगर अतीक अहमद के नारे पटना में लग जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? वहां जो है अतीक जिंदाबाद या कोई कांग्रेस का नेता जिसको कि बाद में उन्होंने निकाल दिया, वो कब्र पे जाके झंडा गाड़ देता है और वो नारे लगा देता है या बोल देता है वहां पर, तो ये सब बातें भी तो राष्ट्रद्रोही लोग हैं भाई, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, ऐसे क्यों हरकत कर रहे हैं? हाँ, राष्ट्रद्रोही वाली बात जो है तो वो तो राष्ट्रद्रोही किसी को भी कहा जा सकता है, राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के लोग कहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। पार्टी चाहे तो अपना स्टैंड ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी के लोग कहते हैं, कौशलकांत जी कहेंगे भी कि राष्ट्रद्रोही हैं और होंगे भी, अगर जांच कराई जाएगी तो मैं क्या कह सकता हूँ उसमें। जी नहीं, जांच कराने बिल्कुल जांच करा लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो लॉ मेकर बॉडी का अगर कोई मेंबर रहा हो और 5-5, 6 बार रहा हो और जिनका के नाम आज गिनाया जा रहा है कि भाई उनसे मुक्त हो गया, तो मैं कैसे मान लूं कि वो मुक्त हो गया? जिन्होंने कि विधायक 5 से 6 बार अगर कोई व्यक्ति रहा है और आज ठीक है वो माफिया है, आप उसको जेल में बंद है वो, और अपराधों की दुनिया में उसका एक अपना नाम है जिसको माफिया और डॉन से इस्तेमाल किया जाता है, तो भाई उस डॉन की मदद क्यों लेते हैं भाई राजनीतिक दल? विजय जी आप ग्लैमराइज कर रहे हैं, आप ग्लैमराइज कर रहे हैं गुंडों को, मत करिए मत करिए वो नहीं, कोई कनेक्शन आपका भी निकलने वाला है, हम बता रहे हैं। समाज है, कोई ना कोई कनेक्शन निकाल दिया जाएगा आपका भी अगर ज्यादा ग्लैमराइज करेंगे तो, हम बता रहे हैं। नहीं, मेरा कनेक्शन तो है ही है भाई, बैठा हुआ आपके साथ में इस सब्जेक्ट पे जो बैठा हुआ हूँ, बोल रहा हूँ, मेरा कनेक्शन तो जुड़ा हुआ है जी। लेकिन ये ग्लैमराइजेशन जो है ना, ये समाज और फिल्म सब देता है और लोगों के दिमाग में इसकी एक अपनी पकड़ है, पहुंच है। आप क्यों नहीं उन इलाकों से उनको हरा देते हैं? उनको निकाल दीजिए कि भाई हम पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, किसी प्रकार से किसी पार्टी से आएंगे तो हम इनका विरोध करेंगे। नहीं, सवाल विजय जी बिल्कुल ठीक करें आप। सवाल ये है कि कोई सीधे करता है, कोई बाईपास सर्जरी करता है। और धनंजय की पत्नी जौनपुर से चुनाव लड़ती है जिला पंचायत का, वो सीट अपना दल के कोटे में रहती है और अपना दल आखिरी समय अपना उम्मीदवार हटा लेती है और धनंजय की पत्नी चुनाव जीत जाती है। इसी तरीके से विनीत सिंह का ड्राइवर चुनाव जीत जाता है। इसी तरीके से मनोज यादव ने कहा कि ब्रजेश सिंह की पत्नी जीत जाती है। तो ये चीजें सोचने पर तो मजबूर करती हैं। भवेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। भवेश जी, ये सवाल आप ही से है, क्योंकि आप अभी चर्चा में जुड़े हुए हैं। सवाल ये हो रहा कि मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि भाई,
और बार बार वो कहते हैं कि भाई अब गर्मी शांत हो गई। और उन्होंने कहा कि जो लोग लोगों को धमकाते थे, डराते थे, उन पर दो आंसू बहाने वाले अब लोग मिल नहीं रहे हैं। और उन्होंने एक बार फिर दमखम के साथ में चुनावी प्रचार की सभा में आज उन्होंने महाराज सिंह इंटर कॉलेज सहारनपुर में कहा कि हम किसी दशा में माफिया को छोड़ेंगे नहीं और उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। अनम्यूट करिए भवेश जी, आपकी आवाज मिल नहीं रही दर्शकों को। व्यवधान, घोर व्यवधान। मैं मनोज यादव के पास जाऊंगा। मनोज यादव, कोई आप लिस्ट दिखा रहे थे, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, जवाब लूंगा इसका। जरा सुनाइए पढ़ के कौन सी लिस्ट है वो। देखिए, हाल ही की घटनाएं हैं जो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के दौरान घटी, और इन घटनाओं को मैं छोटा नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर किसी की हत्या हो जाती है और इंसान दुनिया से चला जाए तो वो बड़ी घटना है। सुबोध सिंह की हत्या होती है बुलंदशहर में, बीजेपी के गुंडों को द्वारा पीट पीट के होती है। उनका इनकाउंटर नहीं होता है, महिमा मंडन होता है, माला पहनाई जाती है। विवेक तिवारी, जहां मैं रहता हूं उसी के सामने रोड पे, उसकी पुलिस वाले द्वारा, सिपाही के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी जाती है। एक कंपनी का मैनेजर था, इनकाउंटर नहीं हुआ। संतोष तिवारी, जिसको समाजवादी पार्टी ने 17 गनर दिए थे, क्योंकि वो उनका एक ऐसा संगठन था जिसपे लगातार वो हेटेड स्पीचेस रहती थी, इस वजह से उनकी सुरक्षा। कमलेश तिवारी, उनके बारे में क्या किया गया? क्या कमलेश तिवारी, उनको क्या, उनके अपराधियों का क्या इनकाउंटर किया गया? गोरखपुर में एक कानपुर के व्यापारी की हत्या पुलिस कर देती है, इनकाउंटर हुआ क्या? अजीत सिंह होता है, एक गैंगवार होता है लखनऊ में, अभी पिछले साल की घटना है, जिसमें धनंजय सिंह का हाथ आता है और उनको गोली मार के ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग होती है, किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ। धनंजय सिंह तो क्रिकेट खेल रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, नामजद थे। उमेश पाल की हत्या होती है, इस पे एक कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई किस तरह हो रही वो आप देख रहे हो। किसानों पे थार चढ़ा के 4 किसानों की हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, जमा आ गया जिसने हत्या की थी। पुष्पेंद्र की हत्या झांसी में होती है, उसकी पत्नी को इंसाफ नहीं मिलता है, वो सुसाइड करके दुनिया से अपना जीवन त्याग देती है। क्या न्याय दिया योगी आदित्यनाथ ने, बताया ना। अरे माफिया राज कहाँ है महाराज? कौशल जी पूछ रहे हैं माफिया राज कहाँ है? ये तो 2-4 घटनाएं हो गई, छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, वो करें घटनाएं होती रहती है, माफिया राज कहाँ है इसमें? माफिया राज जमानत पे है। माफिया राज तो वाईसीडी की सुरक्षा लेके घूम रहे हैं, सरकार में पैसे कमा रहे हैं, काहे के लिए वो कुछ बोलने वाले? और जो दूसरी पार्टियों के आपको माफिया गिनने हैं तो उनको वो जेल में है, तो माफिया राज कहां से पनपेगा? कौन सा माफिया राज पनपेगा भाई, जब आप ठेके पट्टे में लगाए हुए माफियाओं को? बजरंगी सिंह की हत्या जेल में होती है, किसका इनकाउंटर किया? आप किस तरह से माफिया राज बताना? अरे तो आप चाह रहे हो कि उसका जेल में भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा योगी जी? अरे भाई मनोज जी, गजब बात है। अब वो जो जिसने उनकी हत्या की थी उसका जेल में भी मरवा दोगे क्या उसको? मानोगे नहीं आप लोग? सरकार ने क्या किया? सरकार ने क्या किया? कानूनी कार्रवाई सरकार ने थोड़ी हत्या कर दी मुन्ना बजरंगी की, एक बदमाश ने उनकी हत्या कर दी जेल के अंदर। कैसे जेल में पहुंचा? बांदा जेल में 3 लोगों की हत्या हो गई, तो क्या सरकार ने थोड़ी कर दी? आपस में कैदी बंदी लड़े, अपराधी लड़े और मिट गए। कैसे पहुंचा भाई? कह रहा हूं शस्त्र कैसे पहुंचा, ये पूछना पड़ेगा ना सरकार से। अब आप ये नहीं है, अब ये भी पूछोगे कि भैया अतीक के जो हमलावर है, शूटर है, उनको शस्त्र किसने दिया? तो भी सरकार ने नहीं दिया। नहीं, सरकार ने दी तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर कैसे क्लेम कर सकती है? सरकार कैसे कह सकती है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा है? पुलिस कस्टडियों में हत्या हो रही है और सब कुछ उत्तर प्रदेश में अगर अच्छा है। अच्छा, आपकी सरकार में हत्या नहीं होती थी क्या मनोज जी? मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं होती है भाई, मैंने कहा? अरे भाई, योगी जी दिन रात क्लेम कर रहे हैं। बीपी मत बढ़ाइए, गुस्साइए नहीं, नाराज मत होइए। मैं कौशल जी के पास जा रहा हूँ। कौशल जी, मनोज जी नाराज हो रहे हैं सवाल पूछने पे, और बहुत सारी लंबी लिस्ट गिना रहे हैं कि ये मर गया, इनकी हत्या हो गई, आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। खैर, किसी का मृत्यु वो बहुत कोई हल्की बात नहीं है और वो कोई उपहास का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी गंभीर घटनाएं उन्होंने गिनाई हैं और कहा कि भाई माफिया जब ठेका पट्टा में लगा है तो कैसे फिर कहां माफिया राज दिखेगा? माफिया तो ठेका पट्टा ले रहा ना। ठीक, समाजवादी के मित्र ने बहुत सारी चीजें गिनाई, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, इन्होंने जितनी भी घटनाओं का नाम लिया उसका आका कोई एक नहीं है, लेकिन इसके पहले समाजवादी पार्टी के समय में जो घटनाएं होती थी
उसमें 70% में आका एक ही होता था, समाजवादी पार्टी के अंडर में पले हुए गुंडे। नाम बताना शुरू करता हूं, लिस्ट मेरे पास भी है। अतीक अहमद को देख ही लिया आपने, आजम खां को आप नहीं मानते हैं मत मानिए, लेकिन गुंडे नहीं, आप कहोगे तो मानना ही पड़ेगा भाई, इतने सारे मुकदमे हैं, मेरी क्या औकात, मैं क्यों नहीं मानूंगा। आप कहो खाता ना भाई, जो आप कहो वही सही, हम क्या कहेंगे भाई। सर नहीं सर देखिए, आपको जैसे भगवान ने और सरकार ने और संविधान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दी, वैसे मुझे भी तो दी है ना। हाँ बोलिए ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ, आप लोग रोक देते हैं, मैं नहीं रोक रहा हूँ, बोलिए। बोल रहा हूँ कि अतीक अहमद हुए, आजम खां हुए, मुख्तार अंसारी हुए, मुकीम कला हुए, फुरकान हुए, गायत्री प्रजापति को भूल गए हैं क्या? मोनू सिंह को भूल गए हैं क्या, जिन्होंने थाने में घुस करके इंस्पेक्टर की टांग में गोली मारी थी? भूल गए हैं क्या? अभय सिंह को भूल गए हैं क्या? राममूर्ति वर्मा जिन्होंने शाहजहांपुर एक पत्रकार को तेल के जला दिया था, उसे भूल गए हैं क्या? ओम प्रकाश नेहरा ने इतना बड़ा घोटाला किया, भूल गए हैं क्या? कहां? हमें लग रहा है कि राममूर्ति वर्मा की बहू को आपने टिकट दे दिया है, हमें ऐसा लग रहा है। सुन लीजिए फंस गए आप, फंस गए कौशल जी, कौशल जी। अरे मनोज यादव, अरे लिस्ट आने दीजिए, कुछ और इंटरेस्टिंग मामला है, लिस्ट आने दीजिए। मनोज यादव बोलिए। हम आपकी तरह कोई छुपाते नहीं है, जो अपराधी है उसका नाम लेते हैं। हम आपकी तरह अपराधियों को एमएलए और एमपी नहीं बनाते, जो काम करते हैं उसके बारे में बताते हैं। राममूर्ति वर्मा थे, और अरे गजब तो है ही है। अरे आप सुनिए ना, उत्तर प्रदेश में सब चंगा। अरे भैया सुन लो मनोज यादव, सुन लो भाई, डॉक्टर साहब को बोलने दो, सुन लो भाई। देखिए गलत बात है मनोज यादव, गलत बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए, पूरी आजादी दीजिए। बोलिए। मनोज जी देखिए ना, मनोज जी समाजवादी के प्रवक्ता हैं, और इन्होंने चैनल पे भी गुंडागर्दी शुरू कर दी, यहाँ वादवादी की गुंडागर्दी कर दी। अरे साहब यूपी में सब चंगा हो जाओ ना, एनएसए लग जाएगा मनोज भाई, एनएसए लग जाएगा, शांत हो जाओ, हम बता रहे हैं। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 700 दंगे हुए थे एनसीआरबी के हिसाब से। 7 अगस्त 2012 प्रतापगढ़ का दंगा, 7 सितंबर 2013 मुजफ्फरनगर का दंगा, 4 सितंबर 2013 शामली का दंगा, 4 अगस्त 2013 लखनऊ का दंगा। अरे कितने दंगे गिनाए। जब दंगा चल रहा था तो आप लोग बैठे मुजरा देख रहे थे, और वहां पर कैराना से 68% हिंदू था, जिसको 8% बना दिया, लेकिन सब चंगा था, बहुत अच्छा था। डॉक्टर साहब कंप्लीट करिए जल्दी से, भवेश जी आ गए, मैं उनके पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब कंप्लीट करिए। और एक आखिरी चीज बताता हूं, गेस्ट हाउस कांड पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश ने देखा था। समाजवादी पार्टी ने किया था ना, दलित की बात करता है, महिला की बात करता है, लेकिन महिला के सबसे बड़े लीडर को गेस्ट हाउस में घुट करके जान से मारने की कोशिश की थी। ये समाजवादी पार्टी, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक। अभी और लिस्ट बताऊं? डॉक्टर साहब कंप्लीट करें, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, अब ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं, प्लीज मैं इनसे जवाब ले लूं जरा, मैं जवाब ले लूं। चुप हो गए क्योंकि एक ही मनोज जी डॉक्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि आप लोग मुजरा भी कराते थे, एको बार हमको नहीं बुलाया आपने कि देख जाइए आके। जी एक्चुअली इनकी पार्टी की हीरोइन है, सांसद है हेमा मालिनी, उनकी बेटी आती थी नाचने के लिए, इसीलिए उसको मुजरा कहते हैं। माफ करिएगा, कलाकारों को अगर अपमान करेंगे आप तो मुझे इस तरह के शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, अगर फिल्मी कलाकारों को, जिनको मोदी जी जिनके बीच में खड़े होके छलिया की तरह फोटो, अरे साहब अगर आप मुजरा कहते हैं तो माफ करिएगा, माफ करिएगा, मुझे आपकी बात का जवाब नहीं देना। इतनी तुच्छ मानसिकता हमारी नहीं है। बताओ ना, हमारी इतनी तुच्छ मानसिकता नहीं है। कहने वाला कौन था? वो बीजेपी से चुनाव लड़ी है, भारत माँ को डायन बीजेपी से चुनाव लड़ी है। अरे नहीं, आप क्या बताओ, जनता जान गई। चलिए आप दोनों शांत हो जाइए, अब मैं भवेश जी के पास जाऊंगा, दोनों शांत हो जाइए, मेरा निवेदन, दोनों मेहमानों से मेरा निवेदन। भवेश जी का संपर्क ठीक हो गया है। भवेश जी, आपने ये सुना, बहुत सारे आरोप दोनों दलों के नेताओं ने, विद्वान प्रवक्ताओं ने लगाए हैं, और योगी जी ने कहा कि भाई जो माफिया है वो थर थर कांप रहा है, जो लोग धमकाते थे अब उनकी मैयत पे आंसू बहाने वाले लोग नहीं हैं, और ये जान लीजिए उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा है और गर्मी शांत हो गई है। चुनाव आते हैं तो बहुत तरह की बातें की जाती हैं, और इन बातों का कोई खास मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था का नाम योजना गए थे,
तो जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए वो वास्तविक परिस्थिति में अलग हो जाता है। तो अब राजनीतिक दलों का कोई इस तरह का कोई नैतिकता आवाज में व्यवधान है भवेश जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ। आवाज में व्यवधान है, मैं फाइनल कमेंट लूंगा अगर आवाज ठीक कर दी जाए। मैं बस बहुत जल्दी में 40-40 सेकंड में सभी मेहमानों से निवेदन करूंगा। एक इसी से जुड़ा एक विषय है 2024 का। नीतीश कुमार आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में गए और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम सब एक हैं, और अखिलेश यादव ने भी उनको भरोसा दिला दिया। विजय दुबे, इसे कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? देखिए, नीतीश जी विपक्ष को एक मंच पे लाने के लिए काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, और ये जो है ये एक्सरसाइज जो है ये उसी का एक हिस्सा है। कांग्रेस भी चाह रही है, क्योंकि भाई अभी फिलहाल इन सब लोगों के पास मोदी का कोई विकल्प नजर नहीं आता है, और जब तक कि कोई नेता ये तय नहीं होता है कि भाई वो विपक्ष को लीड करेगा, जब तक कि विपक्ष किसी एक नेता को नहीं चुनता है जिसको कि वो कह सके कि साहब ये हमारा लीडर है। मैं प्रधानमंत्री पद पर प्रधानमंत्री को उम्मीदवार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेता की बात कर रहा हूं। तो जब तक ये फाइनल नहीं होगा तब तक ये विपक्ष की जो एक्सरसाइज है इसका कोई मतलब कोई रिजल्ट निकलता नजर नहीं आ रहा। ठीक बात। जरूरी है कि विपक्ष पहले एक साथ इकट्ठा हो और एक नेता चुने, वो नेता बहुत आवश्यक है। ठीक बात है। मनोज यादव, विजय दुबे कह रहे हैं कि भाई आप नेता तो चुनिए, आप लोग गोल 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 आटा साध रहे हैं, उसकी अभी लोई बना रहे हैं लेकिन रोटी बनी नहीं रही। मुझसे सवाल है। हाँ मनोज यादव, आपसे, क्योंकि विपक्ष के नेता आप ही हैं। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पे एक अच्छा प्रयास सामने देखने को मिल रहा है। देश भर के जो कांग्रेस की पार्टी के लोग हैं और गैर कांग्रेसी जो गैर बीजेपी के लोग राजनीतिक दल हैं जो एक मंच पे आना चाहते हैं, उनके साथ एक बेहतर तालमेल बनाने का प्रयास आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। उन्होंने आज अपनी मंशा भी बता दी कि मेरी इच्छा है कि सब लोग एक मंच पे आके और एक कोशिश हो कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे। मनोज यादव, आज मंशा अखिलेश यादव ने भी बता दी। अभी तक ये हो रहा था कि छिटके घूम रहे थे, कहीं ममता बनर्जी के पास, कहीं केसीआर के पास, उनका गठबंधन चल रहा था तीसरे मोर्चे का। लेकिन आज उन्होंने नीतीश कुमार को भरोसा दिला दिया कि अब जो मिशन आप लेकर चले हैं उसमें पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए अब समाजवादी पार्टी भी नीतीश के कदम से कदम मिलाकर चलेगी। अगर आपने सुना हो अपने अध्यक्ष जी को। नहीं, बिल्कुल समाजवादी पार्टी इस बात से पूरी तरीके से सहमत है। मैं गाए बगाए डिबेट में हल्का हल्का इशारा भी करता था जब मुझसे कोई सवाल पूछता था। इस लड़ाई को हम इस तरह देख रहे हैं, नकली बैकवर्ड बनाम असली बैकवर्ड लड़ाई होने जा रही। इस बात को याद रखिएगा। जो बात मैं आज कह रहा हूं, आज से 3 महीने बाद आपको जनता के डॉक्टर साहब सर्जरी करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब सर्जरी करने के लिए तैयार हो गए। नकली बैकवर्ड बनाम असली बैकवर्ड, आप बताइए। अगर आज बैकवर्ड संभल के बोलो मनोज यादव, ये सर्जन है असली वाले। % आरक्षण नहीं मिलता। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, बड़ा उदाहरण के साथ बता रहा हूं। एक बैकवर्ड प्रधानमंत्री के रहते हुए अगर झारखंड और छत्तीसगढ़ में बैकवर्ड को 27% आरक्षण नहीं मिलता तो निश्चय ही जनता को पता चल चुका है। आप बैकवर्ड की वोट से सत्ता में बैठे हैं और बैकवर्ड के दम पे आपने इतना कुछ गेन कर लिया, इतने उनके अधिकारों को खत्म कर दिया, आपने एक अडानी पैदा कर दिया। ये बात जनता को पता चल चुकी। समाजवादी पार्टी कंप्लीट करिए मनोज जी, कंप्लीट करिए। मैं कौशल जी के पास जाऊंगा। मनोज जी, मनोज यादव कह रहे हैं संक्षिप्त में कंप्लीट करिएगा क्योंकि वक्त अब नहीं है। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एक लाइन कहना चाह रहा हूं। बीजेपी को अब ये प्रूफ करना पड़ेगा कि बैकवर्ड प्रधानमंत्री ने देश के बैकवर्ड को क्या दिया। ठीक है, कौशल जी जवाब दीजिए। मेरे मित्र अभी नकली बैकवर्ड और असली बैकवर्ड की लिस्ट गिनाने की कोशिश कर रहे थे। मैं कुछ नाम लेता हूं असली बैकवर्ड के। मुलायम सिंह जी, माफ कीजिए, अखिलेश जी, रामगोपाल यादव जी, डिम्पल जी, धर्मेंद्र यादव जी, अक्षय यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, शिवपाल यादव जी, अंशुल यादव जी, संध्या यादव जी, मृदुला यादव जी, अंजर यादव जी, प्रेमलता यादव जी, सरला यादव जी, आदित्य यादव जी, अरविंद यादव जी। ये सब असली बैकवर्ड है भाई। कहां बात कर रहे हो आप? आपको असली क्या है? अरे भाई मैंने कुछ कहा आपको क्या? दिक्कत क्या है? अरे मैंने कुछ कहा क्या?
अच्छा, आपको इसलिए दिक्कत हो क्योंकि मनोज यादव का नाम नहीं लिया? गलती हो गई, क्षमा 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 क्षमा। इन्होंने बैकवर्ड के आरक्षण को नहीं दिखाया ना। अरे भाई, मैं भी तो यही बता रहा हूँ। देखा, लग गई मिर्ची, लाके रखा ना बैकवर्ड के आरक्षण को, लग गई मिर्ची। यही है सच्चाई, बैकवर्ड के मसीहा बनने के लिए सच्चाई। मैं एक चीज पूछ रहा हूं, अरे मनोज जी जरा ये बता दीजिए, मनोज जी ये बता दीजिए, मनोज जी सिर्फ ये बता दीजिए अभी, अरे मनोज जी जानने के किसी आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है, मनोज जी, ये मनोज जी के बीच में। मनोज जी चलिए, अब दोनों मेहमानों का समय खत्म हो चुका। मैं फाइनल कमेंट विजय दुबे 20 सेकंड में। विजय दुबे फाइनल कमेंट, फिर कार्यक्रम खत्म करूंगा। विजय दुबे जी, आप अपनी नई रामायण छपवा कब रहे? अब इसके लिए अलग डिबेट करनी पड़ेगी। कौशल जी, मैं सादर आपको आमंत्रित करूंगा, मनोज जी आपको भी। अब विजय दुबे के पास जाऊंगा। विजय दुबे फाइनल कमेंट। देखिए, ये जो अभी जो गानों और संगीत के माध्यम से हमने जो डिबेट रखी और इस पे जो बात हुई, असल में लॉ एंड ऑर्डर पे चली गई। अब निकाय चुनाव के लिए जो है अगर तैयारी करनी है तो जो है, एक तो भाई निकाय चुनाव के नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पर इसलिए चली गई, लॉ एंड ऑर्डर पर इसलिए चली गई। मैं छोटा सा एक क्लेरिफिकेशन दे देता हूं। लॉ एंड ऑर्डर पर इसलिए चली गई कि योगी जी ने आज कहा, आज पूरा उनका भाषण निकाय पर नहीं था। उन्होंने ये नहीं बताया कि निकायों में क्या क्या काम हुआ। उन्होंने ये बताया कि लॉ एंड ऑर्डर हमने ठीक किया है, जो उनका प्रमुख मुद्दा ये था। और जो भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया है अखिलेश यादव पर, वो भी कहा कि भाई दंगे आएंगे, गुंडे आएंगे, वो भी लॉ एंड ऑर्डर से है। अब आप कंप्लीट करिए फाइनल कमेंट जल्दी से। नहीं, मैंने भी इसीलिए आपसे दुर्गेश जी पहले कहा था कि ये जो लड़ाई अभी जो उभर रहा है वो 24 की तैयारी हो रही है। और लॉ एंड ऑर्डर से लिखे मुद्दों पे बात करना योगी सरकार के लिए जो है, अब वो अपना क्लेम कर रहे हैं कि साहब हमने ऐसा कर दिया। और ये जो घटनाएं, चाहे अतीक अहमद वाली की हत्या की बात कही जाए या इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं, ये हमेशा कोई भी व्यक्ति इसको लॉ एंड ऑर्डर को की फेल्योर मानेगा, एक चूक, एक लापरवाही और बंदी की एक जो व्यक्ति कानून के दायरे में है, जो कानून अभिरक्षा में है, अभिरक्षा में, उसको अगर वहां मारा जाता है तो हाँ, जो निश्चित तौर पे ये लापरवाही पुलिस प्रशासन की मानी जाएगी और वहां ये फेल्योर माना जाएगा हमेशा। हाँ, क्लेम जो सरकार करेगी, जो सत्ता में होगी, वो हमेशा ये करती है। इसलिए योगी जी भी आज वो बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं जिन मुद्दों में बात हो रही है, जिसमें निकाय चुनाव घूम रहा है, मुझे लगता है 24 के लिए पूरी तैयारी करने के मूड में है दोनों ही पार्टियां। और अब मुद्दे जो है वो शहरी निकाय चुनाव से हट करके पूरी तरह से प्रादेशिक और राष्ट्रीय मुद्दों की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है। और ये उसी दिशा में आज की जो चीजें नजर आ रही हैं, वो बता रही हैं कि जो मुद्दे उठाए जाएंगे वो उसी प्रकार के उठ रहे हैं। ये निकाय चुनाव जो है 24 की तैयारी है पूरी तरह से। बहुत शुक्रिया विजय दुबे जी, बहुत शुक्रिया कौशल कांत मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया मनोज यादव, और बहुत बहुत आभार भावेश जी का भी, चूंकि संपर्क उनसे बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया, बहुत उनकी बातें आ नहीं पाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। विजय दुबे ने बड़ी पते की बात कही कि चुनाव है निकाय का, सड़क, खरंजा, नाली, स्वास्थ्य, मच्छर, लेकिन बात लॉ एंड ऑर्डर की, बात 2024 के मुद्दों की। नमस्कार।